वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में ना क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2023-24 में, तो उसी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आंसर की भी हमारे पास है, तो यहाँ पर हम ब्रीफली इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप जो पेपर देने जा रहे हैं उसका आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि पेपर कैसे आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक और भी पेपर है 24-25 का, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो देखिए अब फटाफट जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय, देखो दोनों मीडियम में रहेगा, मैं दोनों मीडियम में पढ़ दूंगा क्वेश्चन, लेकिन आंसर की केवल इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सा प्रपत्र माल के स्वामित्व का प्रपत्र के रूप में कार्य करता है। तो वैसे तो पढ़कर ही पता लग जाएगा कि जब इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है ना, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इनमें से कौन होता है, तो वो ना बिल ऑफ लीडिंग ही होता है वो। ठीक है, हिंदी में इसको लादान बीजा कहा जाता है। अब देखो केस बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, आपको स्टडी करनी है फिर आंसर देना है। ये कह रहा है गर्व कुमार कई अन्य स्थानों पर नए स्टोर खोलकर फर्नीचर और घर की सजावट के अपने पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। गर्व को अपने व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी के नजरिए से भी देखना होगा, इसलिए विस्तार के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे बिक्री की मात्रा, बाजार के आकार, बाजार में हिस्सेदारी का अध्ययन करना होगा। इंग्लिश में गोर जो है ना वो ये चाहता है कि उसकी फैमिली का जो बिजनेस है ना वो एक्सपेंड हो सके, फर्नीचर के बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। होम डेकर बाय ओपनिंग न्यू स्टोर्स, नए नए स्टोर्स ओपन करना चाहता है अदर लोकेशंस पे। यहाँ पे जो गर्व है ना उसको ये भी देखना होगा कि जो बिजनेस है ना उसमें कंपटीशन भी है, तो अब इस बिजनेस को खोलने से पहले वो कोई डिसीजन भी लेगा। जो उसे बिजनेस को बड़ा करना है ना, एक्सपेंशन करना है, तो वो देखेगा सेल्स ऑफ वॉल्यूम, साइज मार्केट का और शेयर इन मार्केट, इन सबको देखेगा। तो अभी कह रहा है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। अब आपको बताना है कि व्यवसाय के किस उद्देश्य को यहाँ पर बताया गया है। बताओ, जो बिजनेस है उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर किस ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है। क्या यहाँ पर मार्केट स्टैंडिंग की बात करी जा रही है, प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है, प्रॉफिट कमाने की बात की जा रही है, या इनोवेशन की बात की जा रही है। देखो वो अपने आप को मार्केट में स्टैंड ही तो करना चाहता है, वो नए नए स्टोर ही तो ओपन करना चाहता है। हाँ या ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ए। यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की भी है, आप यहाँ देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। फिर थर्ड है, देखो आप इसे पढ़ के देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। बाकी पेपर तो आपको अलग ही आएगा, आपको समझने में और हेल्प मिल जाएगी। एक है निजी क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात ट्रू नहीं है। इंग्लिश में यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसको लेकर यहाँ पे कौन सी बात सही नहीं लिखी है। तो यहाँ कह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो सेक्टर होता है जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर के बोल रहे हैं कि ये कुछ व्यक्ति या किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला है, ये सही लिखा है। अगर सरकार निजी क्षेत्र के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती है, ये कह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर क्या है, बी। क्योंकि गवर्नमेंट अगर इसमें पार्ट लेगी तो प्राइवेट सेक्टर को खोलेगी। ठीक है ना, बाकी दोनों पढ़ लेना, ये दोनों भी ट्रू है। इससे बोलते कौन सा ट्रू नहीं है। अभी कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर क्या है इनमें से, ये कह रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो है, वो क्या है इसमें, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, एक टैक्सेशन एट सोर्स है, या बेस्ड ऑन डिफरेंट टैक्सेस रेट्स फॉर डिफरेंट स्टेट है, तो ये क्या है आपको इनमें से बताना है। ये कह रहा है ये एप्लीकेबल ऑन सेपरेट टैक्स रेट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों पे लगने वाला अलग से कर है क्या है ये, तो आप बोलोगे ये एक गंतव्य आधारित कर है, वस्तु एवं सेवा कर। क्योंकि देखो अगर आप स्टेट के अंदर ही बेच रहे हैं तो उसका अलग नाम है, दूसरे स्टेट से एक स्टेट दूसरे स्टेट में उसका अलग नाम है ना।
तो ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोहाई लिमिटेड ने पूरे संगठन के लिए एक प्रभावी नैतिकता कार्यक्रम प्रकाशित किया है, जिसमें मौलिक ईमानदारी, कानून का पालन, उत्पाद सुरक्षा और कार्यस्थल में गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि शामिल की गई है। इंग्लिश में कह रहा है कि जो प्रोहाई लिमिटेड है ना, उन्होंने एथिक्स प्रोग्राम बनाया जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे सभी ईमानदार से काम करेंगे, कानून का पालन करेंगे, सेफ्टी, क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी इन वर्कप्लेस, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ व्यवसायिक नैतिकता के किस तत्व की बात कर रहे हैं, तो बोलोगे यहाँ पे ना ये पब्लिकेशन ऑफ कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं उन सबसे रिलेटेड है, और ये पब्लिकेशन ऑफ कोड कहलाता है, जो यहाँ बातें बताएगी उसके अकॉर्डिंग। फिर 6 क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या नहीं है, मतलब WTO इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करता। तो ये कह रहा है टू रिड्यूस द ट्रेड टैरिफ इम्पोज बाय डिफरेंट कंट्रीज, बिल्कुल सही है। WTO जो होता है ना, विश्व के विभिन्न देशों में टैक्स को कम करवाता है, जीवन स्तर को सुधारने में काम करता है, रोजगार पैदा करने में मदद करता है, और रिसोर्स की बर्बादी में उसका भी काम करता है। लेकिन ये कह रहा है राष्ट्र के बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए उनकी मददता करवाता है, ये नहीं करता वो, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड है ना, तो ट्रेडिंग का काम करेगा, ठीक है। तो रिजोल्व कन्फ्लिक्ट के, जो कंट्री के बीच में जो किसी बात को लेकर लड़ाई है, तो उसको ये सॉल्व नहीं करवाता, तो आंसर बी आ गया, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है सरकारी कंपनियों का प्रमुख अंशधारक सरकार है और वह इसके प्रबंधन पर नियंत्रण रखती है। सरकारी कंपनियों के अंश डैश के नाम पर खरीदे जाते हैं, ये आपको बताना है। देखो ये कैसा क्वेश्चन, देखो डीपली क्वेश्चन काफी आए थे। ये कह रहा है द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर। अब गवर्नमेंट बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज, और गवर्नमेंट कंपनी में पूरा मैनेज करती है। ये कहता है शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर परचेज इन द नेम ऑफ, जो शेयर्स खरीदे जाते हैं गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा वो किसके नाम पे खरीदे जाते हैं, ये आपको बताना था। बता सकते हो बच्चों किसके नाम पे खरीदे जाते हैं? ये खरीदे जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के नाम पे, ठीक है, ये याद रखना। ये कह रहे हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इज डिवोटेड टू द सेल ऑफ गुड्स। ये बिजनेस की वो ब्रांच है जो गुड्स की सेलिंग करती है, एंड सर्विसेज टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स विद इन ए कंट्री। सर्विस देती है ताकि कस्टमर विद इन कंट्री के अंदर जो कंज्यूमर को गुड्स वगैरह प्रोवाइड हो जाए। और देयर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ द बिजनेस, बताओ वो कौन सी ब्रांच है जो ऐसा काम करती है। ध्यान से देखो, सुन लो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है ये बिजनेस की वो ब्रांच है जो माल को बेचती है, सर्विस को बेचती है, कस्टमर को बेचती है, जो कंट्री के अंदर होते हैं, और उनसे पर्सनल नॉन बिजनेस यूज भी के लिए बेचती है, पर्सनल या नॉन बिजनेस यूज के लिए बेचती है सामान, मतलब उसको आगे बेचा नहीं जाएगा। तो आप समझ गए होंगे रिटेल ट्रेड की बात चल रही है, ठीक है ना, समझ में आ गई। ये कह रहा है यह व्यवसाय की एक शाखा है जो एक देश के भीतर अंतिम ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत और गैर व्यवसायिक उपयोग के लिए वस्तु सेवाओं को बेचती है। तो उसे क्या बोलेंगे? फुटकर व्यापार बोलेंगे, हाँ है ना, क्योंकि फुटकर व्यापार ऐसा होता है जिसको हम दोबारा बेचते हैं और जो जिसे बेचते हैं वो इसका यूज कर लेता है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, देखो आंसर की है, उसी को भी मैं एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, और समझा भी रहा हूँ आपको, ठीक है। एक है उद्यमशीलता इस अर्थ में रचनात्मक है कि इसमें मूल्य का सृजन शामिल है। उत्पादन के विभिन्न कारकों को मिलाकर उद्यमी ऐसी वस्तु और सेवाओं का निर्माण करते हैं जो समाज की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करती हैं। अब आपको बताना है कि जो उद्यमशीलता है इनमें से उसकी क्या विशेषता है। पता ही क्या बोल रहा है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग बोल रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए क्रिएटिव इन द सेंस दैट इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ वैल्यू। भाई एंटरप्रेन्योरशिप में वैल्यू को क्रिएट किया जाता है बाय कंबाइनिंग द वेरियस फैक्टर्स। इसमें बहुत से फैक्टर्स को एक साथ जोड़ा जाता है, प्रोडक्शन को, एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोड्यूस गुड्स को एंड सर्विसेज को, जिससे सोसाइटी की नीड या वांट्स पूरी हो जाती है। अब आपको बताना है कि ये जो हमने पढ़ा है ये एंटरप्रेन्योरशिप की कौन सी फीचर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर देखो, यहाँ पर ना एक नई चीज के निर्माण की बात हो रही है, लिखा है सृजन शामिल है। और जब
किस चीज का नया निर्माण होता है तो उसे हम नवाचार बोलते हैं, यानी कि हम उसे बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है, 2-3 बार अगर आप उसी को पढ़ोगे ना, केस स्टडी जो है, तो आपको आराम से वैसे ही पता लग जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 10वां कैसे आया था। ये कह रहा है ये अभिकथन और ये कारण है। ये कह रहा है ई व्यवसाय की स्थापना आसान है, इसमें कम निवेश की आवश्यकता होती है। बताओ ये सही है गलत है। इंग्लिश में बोल रहा है कि जो ई बिजनेस है ना वो इजी टू फॉर्म एंड रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रीजन ये है कि नेटवर्क इंडिविजुअल्स एंड फर्म आर मोर एफिशिएंट देन नेटवर्क इंडिविजुअल एंड फर्म्स। ये कह रहा है कि ई व्यवसाय की स्थापना आसान है और इसमें कम निवेश की आवश्यकता होती है, हमने पढ़ दिया। ये कह रहा है नेटवर्क से बंधी व्यक्ति एवं फर्म नेटवर्क व्यक्तियों से ज्यादा कुशल होते हैं, ये कह रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना दोनों बात सही है गलत है। ये कह रहे हैं नेटवर्क से जो बंधे व्यक्ति हैं एवं फर्म और नेटवर्क व्यक्ति से ज्यादा कुशल होते हैं। देखो जब हम ऑनलाइन कंप्यूटर वगैरह का काम करते हैं और ई बिजनेस संभालते हैं तो उनको ज्यादा स्किल वगैरह नॉलेज होती है नॉर्मली। नेटवर्क इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स आर मोर एफिशिएंट दैट नेटवर्क इंडिविजुअल्स एंड फर्म, क्योंकि ये हाईली एजुकेटेड होते हैं और इनको इंटरनेट वगैरह की सूचना बिल्कुल सही है, मतलब रीजन भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए है। फिर देखो यहाँ पर ये देखो, ध्यान से देखो इस पिक्चर को। ये कह रहा है उपरोक्त चित्र में किस प्रकार के विनिर्माण उद्योग को दर्शाया गया, आप बताओ ये कौन सा है। विशेषात्मक है, सम्मिश्रण है, प्राविधिक है, ये संयोग है। देखो इधर ये दे रखा है और आपको पता लगाना है एनालिटिकल है और सिंथेटिकल है, प्रोसेसिंग है या सैम्पलिंग है। तो आप देखो यहाँ पे गन्ने से चीनी बनाई जा रही है, प्रोसेस किया जा रहा है। फिर आगे देखो क्या क्या बन रही है, टॉफी वगैरह बन रही है, तो प्रोसेसिंग है, तो इसे बोलेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12th नंबर पर। ये कह रहा है वन इंडिया लिमिटेड और टू इंडिया लिमिटेड अपने संसाधन जैसे पूंजी, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन आदि को एकत्रित करने और एक समन्वित उद्देश्य और पारस्परिक लाभ के लिए व्यवस्था बनाने के लिए सहमत है। ये कह रहे वन इंडिया लिमिटेड और टू इंडिया लिमिटेड द्वारा गठित व्यवस्था की पहचान कीजिए। बताइए अब कौन सा होगा। क्या कह रहा है, ये कह रहा है वन इंडिया लिमिटेड है एंड टू इंडिया लिमिटेड है। वो एग्री हो गए टू पूल देयर रिसोर्स सच एज कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा और एंड फॉर्म ए बिजनेस फॉर अ कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट। अब दोनों मिल गए हैं, सब कुछ आपस में जो है ना वो अब शेयर कर रहे हैं और बांटेंगे और यूज करेंगे। तो अब बताओ जब दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिल जा रहे हैं तो वो इनमें से कौन सा एंटरप्राइज होता है या कौन सी कंपनी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं संयुक्त उद्यम। क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन आए हैं। फिर 30 में कह रहे व्यवसायिक जोखिम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बिजनेस रिस्क। बताओ बिजनेस रिस्क को लेकर कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है। ये कह रहा है बिजनेस रिस्क जो होता है ना हमेशा जुआ होता है, तो ये बिल्कुल गलत है ना। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवसायिक जोखिम हमेशा प्रत्याशित होता है, स्पेकुलेटिव होता है, तो ये गलत है। ठीक है, मतलब प्रत्याशित बोला जाता है स्पेकुलेटिव को। बाकी सारी बातें सही है कि भाई जितना रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट भी मिलेगा। फिर 14 क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहा है नंबर 1, सामाजिक उत्तरदायित्व कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक व्यापक होते हैं। फिर ये कह रहा है 40 इसमें सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि समाज उत्तरदायित्व फर्म की सामाजिक बाध्यता की स्वीकृति है, भले ही ये कानून के अंतर्गत नहीं आता। मतलब ये कह रहा है सोसाइटी को फुलफिल करनी पड़ती है और चाहे वो लॉ में आता हो या ना आता हो। ये कह रहा है इसलिए तो ये बड़ी होती है। दोनों बातें ट्रू लिखी है। ये कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ब्रॉडर होती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कि जो फर्म के अंदर जो सोशल ऑब्लिगेशन है उससे रिकॉग्नाइज की जाती है, भले उसमें लॉ कवर ना होता हो, मतलब लॉ से भी बहुत ज्यादा चीजें इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। ये कह रहा है वित्त के इस स्रोत को व्यवसाय के तुलन पत्र में विविध लेनदारों के रूप में दिखाया जाता है, वित्त के स्रोत की पहचान कीजिए। तो बताओ किसको दिखाया जाता है, तो ये व्यापार लेन देन ही तो होता है, जो हम व्यापार में जब लेन देन करते हैं ना उधार में। ठीक है वही, तो ये कह रहा है कि दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस इज शोन एज सिंडिकेटर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस
उसे बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट, जब हम उधार माल खरीदते हैं। फिर देखो ये 16 क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख लेना, ये सारे आंसर दिखा रहे थे मैंने। अगर अमित एक मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति हैं, अपने घरेलू खर्चों को पूरा करने के बाद वह भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाना चाहता है। उसने हर महीने अपनी आय में से एक निश्चित धनराशि बैंक खाते में जमा करवाने हेतु बैंक से संपर्क किया। बैंक प्रबंधक के रूप में आप अमित को निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाता खोलने का सुझाव देंगे? देखो वो हर महीने कुछ पैसे बचाना चाहता है, ठीक है। जब हम थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने बचाना चाहते हैं ना, उसको बोलते हैं आरडी, आवर्ती जमा खाता। इसमें क्या होता है, ज्यादा ब्याज मिलता है। जब हम एक साथ बहुत बड़ी अमाउंट जमा कराते हैं तो फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। और जब एक व्यक्ति सेविंग के भी पैसे रख रहा है, एफडी भी बनवा रहा है, आरडी भी बनवा रहा है, जब तीनों इकट्ठे बनवा रहे तो वो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट होता है। उसके अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हो। 17वां क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बेचने के बजाय ये फुटकर स्टोर उत्पादों की विशिष्ट श्रृंखला की बिक्री में विशेषज्ञ है। तो बताओ कौन होगा वो? आपसे बोल रहा है कि इंस्टीड ऑफ सेलिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दिस रिटेल स्टोर स्पेशलाइज इन सेल ऑफ ए स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पेशलिटी स्टोर होगा। यहाँ पे एक ही प्रकार के जो स्पेशल चीजें बेची जा रही है, ठीक है। ठीक है, ये आंसर से मैंने दिखा दिया होंगे आपको। फिर ये 18 है, देखो मैचिंग करनी है यहाँ पे। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, ठीक है। ये कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस इनमें से क्या है, आपको बताना है कि क्या है। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, वो एक सुरक्षा भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। तो लाइफ इंश्योरेंस में दोनों बातें आ जाती हैं, प्रोटेक्शन भी और इन्वेस्टमेंट भी। ये कह रहा है हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है मेडिक्लेम पॉलिसी है, जो आपको मेडिक्लेम पॉलिसी मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके इलाज वगैरह आराम से करवा देता है। ये कह रहा अग्नि बीमा क्या है? तो ये आराम से, मुझे नहीं लगता कि आप आराम से ढूंढ नहीं पाएंगे, ये संपत्ति वगैरह को हानि हो जाती है तो उसके लिए। और ये एक तरफ या दोनों तरफ की यात्रा के लिए, तो समुद्री बीमा हो गया, ठीक है, अगर समुद्र से जा रहे हैं तो। मैरिन इंश्योरेंस, ठीक है। फॉर इंश्योरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी एसेट को कोई नुकसान हो जाए तो इस हिसाब से आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 19 है, एक व्यक्ति कंपनी को निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में बना जा सकता है। ये कह रहा है एक व्यक्ति कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के रूप में से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कह रहा है, ठीक है। देखो फिर वो वन कंपनी कैसे रह गई? वन पर्सन कंपनी कैन बी फॉर्म्ड एज ए प्राइवेट और ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो या तो हम प्राइवेट या पब्लिक ही बनाते, है ना। तो ये ट्रू है ही। अगर ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म वन पर्सन कंपनी, बिल्कुल सही लिखा है कि जो प्राकृतिक व्यक्ति जिंदा हो, भारत का निवासी हो, व्यक्ति कंपनी बना सकता है। तो ये बात सही है, ये गलत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? बी आ जाएगा, बी, हाँ ठीक है। देखिए इसके बाद 20 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि स्पाइस ग्लोब इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो स्पाइस ग्लोबल इंडिया लिमिटेड है, उसने ऑर्डर रिसीव करा मैक्स ग्लोबल एंटरप्राइज से, यूएस से 50,000 50,000 पैकेट उसने स्पेशल इंडियन स्पाइसेस के सप्लाई करने हैं, ठीक है, ठीक है, सप्लाई करने हैं। फिर कह रहा है स्पाइसेस ग्लोबल इंडिया लिमिटेड अप्रोच इट्स बैंक, वो अपने बैंक पहुंची टू गेट सम मनी फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट्स फॉर प्रोडक्शन, पैकिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। तो यहाँ पर अब ये सारा उसे करना था, तो सारा काम करने के लिए वो उसने अपने बैंक से संपर्क किया कि मुझे पैसे दे दो। अब आपको बताना है कि वो इनमें से कौन सा काम कर रही है, ठीक है। तो देखो क्या वो ऑर्डर ले रही है, क्या वो माल को भेजने से पहले फाइनेंस को ले रही है, ठीक है,
क्या वो प्रोडक्शन कर रही है तो आसान आप बता दो कि फाइनेंस का काम कर रही है, उसे पैसे चाहिए, ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ तक 20 तो हो गया एमसीक्यू। अब यहाँ पर बाकी ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूँ इन्हें। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, दोनों बच्चे ध्यान से देखना। अगर अमन और नमन दोस्त हैं, दोनों ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स पूरा कर लिया है। अमन ने बहुराष्ट्रीय कंपनी में लेखा विभाग के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया, वहीं नमन ने स्वयं ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अभ्यास शुरू कर दिया। उन आर्थिक क्रियाओं की पहचान करें जिसमें अमन और नमन लगे हुए हैं। देखो बहुत आसान था और दोनों में डिफरेंस पूछा, देख रहे हो, समझ में आ गया। अमन और नमन है ना, वो फ्रेंड्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का उन्होंने पूरा कोर्स कर लिया। अब एक तो MNC कंपनी में काम पे लग गया डिप्टी हेड के रूप में, दूसरे ने अपना खुद ही अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के ऑफिस वगैरह खोल लिया। ये कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इन दोनों में क्या डिफरेंट है आपसे पूछा है। देखो भाई, अमन तो रोजगार करने लग गया, नमन प्रोफेशन में लग गया। फिर दोनों में आपको डिफरेंस बता देना अपनी मर्जी से। भाई ये तो सिर्फ एम्प्लॉय बन के रह गया, ठीक है, इसको जो है रेमुनेशन मिलेगा। अब प्रोफेशन है तो इसके पास स्पेशल स्किल है, स्पेशल नॉलेज है, ठीक है, सिक्रेसी है, ठीक है। इस तरीके से जो जो दोनों की विशेषता है वो आप लिख दोगे दोनों में। ठीक है, ठीक है ना। वैश्विक उद्यमियों की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, ये कह रहे विभागीय उपक्रमों की कोई 3 विशेषता बताइए, दोनों में से एक करना है। तो ये देखो ग्लोबल एंटरप्राइज तो फीचर आप बता सकते हो कि भाई इसके लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, फॉरेन का कोलैबोरेशन चाहिए होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, प्रोडक्ट इनोवेशन चाहिए होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए होती है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी या सेंट्रलाइज कंट्रोल, इस तरीके से आप बता सकते। फिर यह पूछा गया कि देखिए यहाँ पर स्टेट करना है 3 फीचर बताने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की। ठीक है, हिंदी में विभागीय जो उपक्रम है, तो आप बताओ कि जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है ना, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट ही जो है ना इसका फाइनेंस का काम करती है, इसका कोई लीगल एंटिटीज जो सेपरेट है वो नहीं होती है। ठीक है, मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होता है, मतलब ये। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल आपसे पूछ लेगा ना तो आप रेलवे लिख देना, ठीक है, पोस्ट ऑफिस लिख देना, ऑल इंडिया रेडियो लिख देना, ये इसके एग्जांपल है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर ना इसमें दे नहीं रखा है तो मैंने कहा अपने आप से बता दिया मैंने। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है इसमें। फिर 23 कह रहा है कि ग्रीन इंटरनेशनल लिमिटेड के शीर्ष प्रबंधन ने अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा माल खरीदने और उत्पादन की बेहतर तकनीक का उपयोग करने की नीति अपनाई है। ठीक है, कंपनी कानूनों विनियमों के अनुसार अपशिष्ट निपटान के लिए वैज्ञानिक तकनीक का भी उपयोग कर रही है। अब आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा उठाए गए किन्हीं 3 कदमों की पहचान करनी है, इसी में से बताना है आपको 3 कदम कौन से उठा रही है वो। ठीक है ना, यहाँ ग्रीन इंटरनेशनल लिमिटेड है, ठीक है, उनके जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि वो बाय करेंगे गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल और यूज करेंगे सुपीरियर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन की। कंपनी ये भी ध्यान रख रही है कि साइंटिफिक टेक्निक का यूज किया जाएगा ताकि जो वेस्ट डिस्पोजल है, ठीक है, वो लो या रेगुलेशन के हिसाब से पूरा काम हो। ठीक है, उसका उपयोग करें। तो यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं कि यहाँ पे कंपनी के द्वारा डेफिनेट कमिटमेंट है, ठीक है, कि वो क्रिएट करेगी, मेंटेन करेगी, डेवलप करेगी, एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन करेगी, मतलब ये। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लियर कट पॉलिसी है, देख लो कि लिखना कैसे है। क्लियर कट पॉलिसी बता रहे हो और प्रोग्राम जो है परचेसिंग गुड क्वालिटी, बात यहाँ कह रही है, मतलब उसी जो पैराग्राफ है उसी को अपने देखो कैसे लिखना है। यूज करेगी साइंटिफिक टेक्निक को, वो उसी पॉइंट में मैंने कहा ना, उसी में आंसर है सारे। लो एंड रेगुलेशन को भी पूरा करेगी, बस इसी में से देख देख के आपको पॉइंट्स में लिख देना था। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। फिर देखो नेक्स्ट है, ये कह रहा है हिंदू अविभाजित पारिवारिक व्यवसाय को परिभाषित कीजिए, 2 विशेषता बताइए। देखो कोई से भी एक आ सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप आ सकता है, पार्टनरशिप आ सकता है, अच्छे से कर लो इसको। आप लिख सकते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा बिजनेस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाते हैं जहाँ पे बिजनेस जो है वो सभी के द्वारा ही और
जो है ना उसके मेंबर के द्वारा, जो हिंदू ओनली फैमिली के हैं उनके द्वारा चलाया जाता है, मतलब इसमें सभी के द्वारा चलाया जाता है बिजनेस। ठीक है, फिर दो तीन इसकी विशेषता बताना, इसका फॉर्मेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल वगैरह कैसा होता है। माइनर जो मेंबर है वो पैदा होते ही बन जाता है, ऐसे आपको अपना बना के लिखना है। देखो यहाँ पे गाइडेंस भी दे रहे हैं कि नंबर कैसे कैसे मिलते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि यह व्यवसाय एक संगठन का सबसे सरल रूप है, और व्यवसाय की इस रूप की पहचान करो, इसकी विशेषता होता है। देखो सबसे सरल रूप किसे कहा जाता है, देख रहे हो कैसे दिया क्वेश्चन। और बच्चे के भाई क्या करना है। अब सरल बच्चे को लगता है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सबसे सरल तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एकल व्यापार है, तो उसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो एक पेपर मैं सोच रहा हूँ और प्रोवाइड कर दूँ, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है आपको इनके बारे में बताना है, पूर्वाधिकार अंश और प्रतिधारित आय के बारे में। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाती है, इनको फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है। जब कंपनी क्लोज होती है तो प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर से पहले पेमेंट की जाती है। ठीक है, तो ये लिखा है कि ऐसे टाइप के शेयर होते हैं जिनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी वाले से। देखो वही चीज लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। ठीक है, रिटेन अर्निंग वो होता है वो अमाउंट जो हमारे पास है, जो हमने अपने पास स्टोर करके रखी है। ठीक है ना, फिर अगर ये नहीं करना तो अब ये कर सकते थे, यहाँ पे बोरोव्ड जो फंड है, जैसे सार्वजनिक जमा या अंतर कंपनी जमा, इन दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। ये पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है, जनता से पैसा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जब पब्लिक से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट से पैसा इकट्ठा करता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ऑफर करता है पब्लिक को ज्यादा बैंक के रेट से, तो पब्लिक डिपॉजिट कहलाता है। ये आरबीआई की तरह रेगुलेट किए जाते हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होता है, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं थोड़े समय के लिए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना का क्या उद्देश्य है, इसके को 3 कार्य बताने हैं आपको। कह रहे NSIC के बारे में बताओ। आप बोलोगे ये जो NSIC है ना, ये एक सेटअप है विद न्यू टू प्रमोट एड एंड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ ए स्मॉल बिजनेस, जिससे इसलिए बनाया गया कि जो छोटे छोटे बिजनेस है वो ग्रोथ कर पाए। ठीक है, और इंडिया की बेनिफिट के लिए होंगे ना। ये कह रहा है अगर ये नहीं बताना तो DIC वाला बता दो। तो ये इसलिए बनाए जाते हैं, वही इंटीग्रल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, जो जिला स्तर पर काम करते होंगे ना वो। अब देखो फिर से ये केस स्टडी है। ठीक है, इस केस स्टडी को पढ़ना है, तो फिर बताना है कि इसके बेस पर आंसर। ये कह रहा है कि श्री दीनानाथ एंड सन्स के पास स्टेशन जैसे पेन, नोटबुक्स, डायरी, रजिस्टर, कार्यालय स्टेशनरी और एक अन्य उत्पादों का एक बड़ा संस्थान है। वे इन वस्तुओं को थोक में खरीदते हैं, उन्हें वर्गीकृत करते हैं और छोटे हिस्सों में पैक करते हैं और उन्हें स्थानीय विक्रेता को बेचते हैं। उनके पास उत्पाद के बारे में, बाजार में उपभोक्ताओं की मांग और प्राथमिकताओं के बारे में नवीनतम जानकारी भी होती है। पढ़ लिया, ऐसे इंग्लिश में पढ़ लेना क्या कह रहा है, समझ में आ गया होगा। मैं हिंदी में बताता हूँ वैसे तो। ये जो दीनानाथ और जो सन है ना, उन्होंने जो है बिग स्टैब्लिशमेंट किया है। ठीक है, स्टेशनरी आर्टिकल्स का, जैसे पेन, नोटबुक, फिर उनको पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, फिर आगे छोटे छोटे लोड में अलग अलग लोकल वेंडर्स को बेच रहे हैं, दे रहे हैं, और उनको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है मार्केट से। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया था, सुन लो। अगर उस आंतरिक व्यापार के प्रकार की पहचान करें जिसमें दीननाथ एंड सन्स प्रवृत्त है, तो बताओ वो कौन सा काम कर रहे हैं। होलसेल ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं ना। ठीक है, होलसेल ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, बाद में रिटेलर को बेच रहे हैं। ये 3 सर्विस बताइए जो दीननाथ के द्वारा मैन्युफैक्चरर को दी जा रही है। तो जो होलसेल ट्रेडिंग का क्या काम है, देखो घुमा के पूछा है, बोले अभी इसी में मिल गया मैं आंसर, कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, रिस्क ले रहे हैं, फाइनेंस असिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं,
मार्केटिंग में हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बिकता रहे इसका भी काम करते हैं, स्टोर का भी काम करते हैं। तो देखो आपसे पूछा आसान था, आपके बच्चे ने सीधा पूछ लेता, होलसेल ट्रेड के बारे में ऐसे बता देता, हो ना। आपको पढ़ के बताना पड़ेगा, मैं इसलिए यहाँ पर पेपर लेकर आया हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पूछा तो ये तो आप बता दोगे इसके क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से व्यापार करती है या अपनी बाउंड्री से पार दूसरी कंट्री से ट्रेड करते हैं तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। फायदे क्या, रिसोर्स का यूज अच्छे से हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, फॉरेन एक्सचेंज हमें रिसीव हो जाता है, इस तरीके से। ये कह रहे बिजनेस जो छोटे छोटे होते हैं ना रूरल एरिया में, उसका क्या रोल होता है, तो बताओगे वही सेम आप बता दोगे ऊपर वाले आंसर की तरह ही, कि भाई देखो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं तो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, इकोनॉमिक लेवल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है गांव वालों का, उन्हें जो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे नहीं जाना पड़ता है ना। बना बना के इसमें लिख देना, बाकी पढ़ लो थोड़ा सा। फिर देखो 30 क्वेश्चन में क्या बोला है, देख लो कैसा क्वेश्चन आया 30 में। ये कह रहा है इसको पढ़ो और फिर उसके बाद आपको बताना है कि समाज उत्तरदायित्व की पहचान करनी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचाननी है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। बताओ बिजनेस की इनमें से किसके प्रति जिम्मेवारी होगी, बताओ। तो यहाँ पे आपको जो बिजनेस की देखो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एम्प्लॉयज के प्रति होती है, गवर्नमेंट के प्रति होती है ना, शेयर होल्डर्स के प्रति होती है, जिम्मेवारियां तो सबके प्रति होती है। तो आपको बताना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके फेवर में जाती है, किसके इंटरेस्ट में। देखो डब्ल्यू लिमिटेड के प्रबंधन ने बेहतर कार्यस्थल परिस्थितियां और उचित वेतन नीति के लिए यूनियन की मांग को स्वीकार कर लिया। बताओ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है। जो मैनेजमेंट है ना डब्ल्यू लिमिटेड, उन्होंने अच्छी सैलरी देने की बात मान ली है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एम्प्लॉयज के लिए बस। ये बताओ यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का माल प्रोवाइड करना चाहते हैं मार्केट में, तो ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर के प्रति है। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। फिर कह रहा वाई लिमिटेड सभी नियमों और विनियमों का पालन करता है और समय पर कर का भुगतान करती है, तो ये बताओ किसके लिए, गवर्नमेंट के प्रति है ना, है ना। फिर ऐसे इंग्लिश में देख लो ना, क्योंकि इंग्लिश में तो आंसर भी है, मैं समझा उसमें। अगर जान लिमिटेड है वो सारे फैक्ट डिस्क्लोज कर देती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना मीटिंग में, ताकि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उनको सही रिटर्न मिल सके। तो अब आप बताओ किसके प्रति है, रिटर्न की बात किन के लिए होती है, इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं ना, शेयर होल्डर्स के लिए होती है, आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है कि ना संयुक्त स्कंध कंपनी के प्रवर्तन के चरण में किए जाने वाले किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये कह रहे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, और यहाँ पे आपको दो फंक्शन बताने हैं एट स्टेज ऑफ प्रमोशन के रिगार्डिंग। जब प्रमोशन की स्टेज आती है तो उस समय दो कौन कौन से काम करने पड़ते हैं वो आपको यहाँ बताने हैं। तो देखो जब प्रमोशन की बात आती है तो आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है, आपको फैसिलिटी की स्टडी करनी पड़ती है, नेम लेना पड़ता है अप्रूवल की, दूसरा किसी नाम मिलता जुलता ना हो, आपको प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना पड़ जाता है, आपको डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी प्रिपेयर करने पड़ते हैं, आपको फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो मोआ है ना, उसमें किन के साइन करवाने हैं ये भी आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, डिसाइड करना पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों में डिफरेंस बताना है, आपको इनके पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बेस पर आपको डिफरेंस बताना है। तो आप बताओगे देखो जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7 होते हैं, प्राइवेट में 2 होते हैं, इसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 200 हो सकते हैं। फिर डायरेक्टर्स इसमें 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसमें रेस्ट्रिक्शन होता है। इसमें इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर, कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज, इसमें हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना ही था इसमें, फिर इसी के बेस पे बताना था बस। ये कह रहा है संयुक्त स्कंद कंपनी के निगम प्रमाण पत्र के कोई 2 प्रभाव बताओ। ये कह रहा है आपको 2 इफेक्ट बताने हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो भाई
ये कह रहा है अ कंपनी इज लीगली बोर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये कह रहा है कंपनी तभी कानूनी रूप से पैदा होती है जब उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है, ये लीगल एंटिटी बन जाती है, परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है इस डेट से, ठीक है। और ये एंटाइटल्ड हो जाती है, एंटर हो जाती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इस तरीके से बहुत सारे फीचर हैं, दो चार मैंने बता दी, ठीक है। ये देखो ये काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ रखा है। ये कह रहा है पार्षद सीमा नियम और पार्षद नियम में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो जो मोआ और अवा आपने पढ़ा भी होगा, दोनों में से एक कर लोगे तो दूसरा अपने आप आ जाता है। ये देखो, ठीक है, इसके बेस पर आपको डिफरेंस बताना था। देखो पोजीशन, बोलोगे जो मोआ है ना वो मेन डॉक्यूमेंट है, एम से मेन याद रखना, एक याद रखोगे ना दूसरा अपने पे याद रहेगा। ये सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। रिलेशनशिप, ये कह रहा है ये कंपनी और बाहर वालों के बीच में रिलेशन बताता है, ये कंपनी और उसके मेंबर के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाए जाते हैं ना, ये सब है। और इनमें कैसे से पालन करना इसके अंदर है। इसको बनाना कंपलसरी है, इसको बनाना कंपलसरी नहीं है। अगर इसको नहीं बनाओगे तो टेबल ए आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। ये कह रहा है वैलिडिटी, ये कह रहा है ये जो है ना, मोर आर इनवैलिड एंड कांट बी रेटिफाइड, ठीक है। एक्ट बियॉन्ड, अगर कोई भी एक्ट है और उसमें एमओए नहीं है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। ये कह रहा है एक्ट बियॉन्ड कैन बी रेटिफाइड, और अगर ये नहीं है ना तब भी चल जाएगा, ठीक है। नेसेसिटी, ये कह रहा है कि फीलिंग, ये लिखा है मस्ट, ये बनाने का उन्होंने, ये कंपलसरी नहीं होता। तो हम टेबल, यहाँ पे टेबल ए कर लेना, ठीक है। फिर देखो बीमा की प्रिंसिपल आया, तो ये भी काफी टाइम से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कि जब भी हम इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो विश्वास पर होना चाहिए, और जो सबसे मेन कारण होगा उसी को ही माना जाएगा इंश्योरेंस देने का आधार, अमाउंट देने का। सब्रोगेशन में तो होता है जब आपका इंश्योरेंस वगैरह हो जाता है ना, तो अगर उसका नुकसान होता है तो उसकी जो भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी तो उस सामान को वो ले जाएगी। अब वो जो सामान है वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपसे 32 या पढ़ लेना, मैंने ब्रीफली आपको बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये कह रहा है ये नहीं करना तो अब ये कर सकते हो। आपको इसका मीनिंग बताना है, बैंक का ड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है। देखो बैंक ड्राफ्ट जब हम अमाउंट एक से दूसरे में ट्रांसफर करना चाहते हैं ना, तो ये हेल्प कर देता है। इसमें नोटों को गिने झंझट वगैरह नहीं रहता, ये बैंक की तरफ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बैंक ड्राफ्ट की वो कुछ चार्ज ले लेता है, अपना बना बना के ले देना। ऑर्डर मतलब तो जितने बैंक में आपके पैसे हैं उससे जब ज्यादा पैसे निकालने के लिए बैंक अलाउड कर दे, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। फिर ये कैश क्रेडिट है, मतलब जब हम किसी से उधार लेते हैं तो या कोई एसेट लिखवा के या अनसिक्योर्ड लोन इस तरीके से गेट कर लेते हैं। फिर 33 है, यहाँ पर ये कह रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ इसके बेस पे। तो ये कह रहा है कि डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप में क्या डिफरेंस है। चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, बच्चों को इन दोनों में बेसिक डिफरेंस पता नहीं लग पाता। तो एक बार सुन लो आप इसको, ताकि आपको अच्छे से पता लग पाए। देखो जो डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। मल्टीपल जो शेप होते हैं ना, ये वहां पे लोकेट होते हैं जहाँ पे कस्टमर में मिल जाएंगे प्रोडक्ट। इसमें ना डिपार्टमेंटल में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल शॉप्स में ना स्पेसिफिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट ही होते हैं खाली, ठीक है। सर्विस ऑफर, इसमें मैक्सिमम सर्विस टू द कस्टमर दी जाती है, इसमें सर्विस कम दी जाती है। प्राइसिंग, इसमें यूनिफॉर्म प्राइस नहीं होता, इसमें सभी दुकानों पे फिक्स शॉप में आपको सेम प्राइस मिलेगा। ये कह रहे हैं इसमें कस्टमर हाई इनकम ग्रुप होते हैं, इसमें अमीर अमीर लोग ज्यादा आते हैं, इसमें लोअर इनकम वाले भी जाते हैं। कैट फैक्ट्री इसमें दे भी सकते हैं, इसमें तो बिल्कुल नहीं देंगे। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर ओवर करता हूँ मैं।
ये कह रहा है कि डेल्टा लिमिटेड को मशीनरी की खरीद के लिए 50 करोड़ रुपए और कच्चे माल और अन्य लागतों के लिए 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें बाहरी स्रोतों से धन जुटाने की आवश्यकता होगी। कंपनी के वित्तीय प्रबंधक को वित्त के किसी स्रोत को सुझाव देने से पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। टाटा लिमिटेड के पास 5 प्राप्य बिल हैं जिनका समूल्य 15 करोड़ है। 5 महीने के बाद भुगतान किया जाना है। इन बिलों को बैंक से बट्टा करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आपसे पता है क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि डाटा लिमिटेड को 50 करोड़ रुपए चाहिए मशीन खरीदने के लिए, 10 करोड़ रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, और वो ये एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा गेट करेगा। अब आपको डिसीजन लेना, लेकिन उससे पहले कह रहा है कि जो डाटा लिमिटेड है उसके 5 बिल रिसीवर भी पड़े हुए हैं 15 करोड़ रुपए के, जो 5 महीने बाद के पेबल हैं। 5 महीने बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, मतलब आप इसको बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकते हैं, मतलब बैंक में जमा करा के सिर्फ पैसे भी ले सकते हो। दूसरा कह रहा है कि डाटा लिमिटेड का प्रबंधन मशीनरी खरीदने के लिए वित्त का ऐसा स्रोत चाहते हैं जो वित्त के स्थायी स्रोत के रूप में काम करे। अब आपको बोला कि जो मैनेजमेंट है ना डाटा का, वही चाहता है कि जो भी हम फाइनेंस का सोर्स ले मशीन को खरीदने के लिए, वो परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस हो। ये नहीं कि हमें बाहर पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है सोर्स का, और आपको बताना है कि वो अब कैसे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप बोलोगे देखो अब उसे मशीन के लिए परमानेंट चाहिए, मतलब वो बाहर पैसे देना चाहते नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगी? इक्विटी शेयर इशू कर देगी। और रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि उसको बाद में पैसे तो मिल ही जाएंगे, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, वो बैंक से डिस्काउंट करा लेगी, कमर्शियल बैंक से, ताकि उसे पैसा मिल सके, क्योंकि रॉ मटेरियल बन जाएगा फिर पैसा आ जाएगा। बस इतना सा लिखना था, देख रहे हो? और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लिख दोगे अब रीजन। तो इतना ही था इस वीडियो में। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टडीज।